फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, ज़मीन हिंद पर उन्हें जवान कहते हैं, ज़मीन हिंद पर उन्हें जवान कहते हैं। आज हम आपको देश के उस जाबाज से मिलाने जा रहे हैं जिसने कारगिल युद्ध के दौरान अदम्य शौर्य और पराक्रम से दुश्मन के नापाक मंसूबों को धराशाही कर दिया। और वो सपूत हैं हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के संजय कुमार। भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित संजय कुमार खुद बता रहे हैं कारगिल वॉर के वो लम्हे। दस्ते की टीम ब्यूरो चीफ अनूप शर्मा की अगुवाई में कारगिल युद्ध के परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार के गांव बकैन में उनसे विशेष बातचीत की। संजय कुमार जी से कारगिल युद्ध के दौरान हुई कुछ पलों को साझा करते हुए मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाले हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के एक युवक ने कभी नहीं सोचा था कि उसे देश के राष्ट्रपति के हाथों से सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा जाएगा। कोटधार की ग्राम पंचायत कलोल के गांव बकैन निवासी दुर्गाराम व भागो देवी के लाल संजय कुमार ने वर्ष 1999 में जम्मू के जिला कारगिल में हुए युद्ध में अपने साहस का ऐसे परिचय दिया जिसके पश्चात उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया, जिससे आज गांव प्रदेश ही नहीं बल्कि देश को भी उन पर नाज है। संजय कुमार का जन्म 3 मार्च 1976 को बकैन के दुर्गाराम और भागो देवी के घर हुआ। संजय कुमार की प्रारंभिक शिक्षा राजकीय प्राथमिक पाठशाला कलोल से शुरू हुई। वर्ष 1993 में मैट्रिक पास की। उसके पश्चात संजय कुमार दोस्तों व परिजनों ने उन्हें देश की सेवा यानी कि भारतीय फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। जून 1996 को जबलपुर सेंटर में एक्सीलेंट स्थान प्राप्त करते हुए 20 वर्ष की उम्र में ही फौज के लिए चयनित हो गए। कारगिल युद्ध के लम्हों को याद करते हुए संजय बताते हैं कि 1999 में जम्मू थे, मगर उनका 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण उनकी पलटन को दूसरी जगह जाने के आदेश हो गए थे। जबकि पलटन के कुछ जवान चले गए थे, वहीं हमारी जगह पर दूसरी पलटन के आधे जवान पहुंच गए थे। उन्होंने बताया कि हम अगली पोस्टिंग के लिए जाने ही वाले थे कि इतने में उच्च अधिकारियों का संदेश आया कि जितने भी जवान हैं उन्हें जम्मू के कारगिल में भेजा जाए। वहां दुश्मनों ने हमारी भूमि पर कब्जा करने की आशंका है। हमने जो 6 बचे थे जितने, हम आगे निकल गए। अभी जो आगे वाला पोस्ट था उसमें जाके उन्होंने क्या कर दिया, जो पोस्ट में बैठा दुश्मन है उसने देख लिया कि अभी फौज तो रुकेगी नहीं, यहाँ तक पहुँचेगी। तो उन्होंने अपने 2 बंदे बंकर से निकाल के बाहर बैठा दिए। यानी मेन उनका ये था कि ये जो बंदे 2 बाहर बैठेंगे ये किसी ऐसे टाइम पे फायर खोलेंगे जब सब के सब पूरे रेंज में होंगे। तो हम लोग जब बंकर से नीचे उतरे तो हमने सिर्फ बंकर को कवर किया फायर से, क्योंकि हम बंकर तो दिख रहा था वहां से, क्योंकि अब हम बंकर टू बंकर तकरीबन लेवल पे थे हम, बाकी जाने का रास्ता थोड़ा नीचे उतर के दोबारा चढ़ने का था। तो हमने बोला कि कवर तो कर दिया बंकर को अभी, लेकिन जो उसने बाहर निकाल के रखे थे बंदे 2, उनका तो किसी को आइडिया नहीं था, ना ही वो फायर खोला उन्होंने। तो हम जब 6 के 6 अपने बड्डी पैर में 2-2 करके ऐसे निकल गए। तो जब नीचे उतरना शुरू किया तब भी उसकी रेंज में थे, वैसे दिखाई दे रहे थे उसको, लेकिन उसने फायर नहीं खोला। तो हम निश्चित उतरे गए कि भाई सिर्फ बंकर ही है तो बंकर कवर है फायर से, वो ओपन होकर फायर नहीं करेगा हमारे पर। तो हम तक नीचे उतर के चढ़ना शुरू कर देंगे, जब हम नजदीक पहुंचेंगे तो इसको सारा दे देंगे, ये फायर बंद कर देगा, हम अटैक कर देंगे। जब हमने नीचे ढलान जितनी थी ढलान पूरी उतर गए और जब चढ़ाई शुरू की दूसरे बंकर की तरफ, तब उसने अचानक फायर खोला। तो लेफ्ट साइड में था मेरे, तो परवीन और श्याम थे। हाँ, जो साइड में था, जो बाहर बैठा हुआ था एक संगड़ के, उसने यानी फायर खोल दिया। और हमेशा आपको पता कि जब भी कोई फायर खोलेगा, अचानक से खोलेगा या जो भी है, तो फर्स्ट एम लेके ही फायर खोलेगा वो, क्योंकि वो कब से हमें ट्रैक कर रहा, जब से हम बंकर से नीचे उतरना शुरू किया था दूसरे बंकर की तरफ, तब से वो ट्रैक कर रहा था हमारे को। आपके बाई तरफ कौन थे? राइफलमैन परवीन और श्याम। परवीन और श्याम। परवीन ये बिजड़ से थे, हमीरपुर के, और श्याम शिमला से था। परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार बताते हैं कि 5 जून 1999 को हम गुमरी पहुंचे, जहां हमारा बेस कैंप था।
जो कि कारगिल से 45 किलोमीटर पीछे था। उन्होंने आगे कहा कि 18 ग्रेनेडियर कंपनी के साथ मिलकर तोलोलिंग पहाड़ी पर हमला किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। इस हमले में हमारे जवान भी शहीद हो गए। हमने मेन वही रखा कि अभी हमने इस अटैक के साथ दूसरे अटैक को ज़्यादा देर नहीं देनी है, क्योंकि हमने जो पहले वाले ऑपरेशन भी देखे, अगर हमने उनको टाइम दे दिया रीएडजस्ट के लिए, तो फिर दूसरा पोस्ट लेने के लिए आपको दिक्कत हो जाएगी दोबारा। यानी जैसे इस पोस्ट के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगा, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी, वैसे फिर आपको सेकंड में भी वैसा करना पड़ेगा। तो हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, हमने यहाँ से फायर सपोर्ट जैसे शुरू कर दिया, तो वो हमारे जो पीछे जो हमें फायर सपोर्ट दे रहे हैं उनको हमने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। शिफ्टिंग के दौरान हमारे जो जेसीओ साहब था उनको भी टांग में गोली लग गई, लेफ्ट वाला, क्योंकि जो हमारे जेसीओ साहब थे रमेश साहब, उनको भी गोली लग गई। बाकी जो स्पोर्ट वेपन था हमारा LMG 1, 2 और 2IC, यानी 4 जो जवान जो हमारे थे उसमें इंजर्ड हो गए, क्योंकि अभी तो इनकी सीक्रेसी खुल गई ना। हाँ, क्योंकि पिंपल 1, 2 को पूरा लोकेशन पता चल गई। उधर से वो देख रहे हैं, उधर से उन्होंने फायर शुरू कर दिए कि यहाँ पहुँच गए। एक्चुअली हमने किया कि इसलिए कि फायर स्पॉट तो हमने खोल दिया, अभी हमें जो पिंपल 1, 2 वाले की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं थी, क्योंकि फायर स्पॉट देने वाले नीचे बैठे थे हमारे बंदे, उनको पता था कि किस पत्थर के पीछे फायर स्पॉट देना, कहाँ पे फायर स्पॉट देना। हमने तो एरिया देख के फायर स्पॉट खोला, उसकी वजह से क्या हो गया कि वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नहीं तो जो बंदे नीचे फायर स्पॉट दे रहे थे, अगर उन्हीं को हथियार पहुंचा देते हम लोग तो शायद कुछ और होता वहाँ। लेकिन क्या है कि हमारा उस टाइम तक कुछ ज़्यादा नॉर्मल इंजर्ड थे, वो ज़्यादा बड़े इंजर्ड नहीं थे, नॉर्मली चल के हमारे तक पोस्ट पे पहुँचे। जब दोबारा हमने फायर सपोर्ट दिया उनको, फिर हमने शिफ्ट किया उनको ऊपर अपने पोस्ट पे पहुँचाया। अभी जितने इंजर्ड थे उनको वहाँ पे फर्स्ट एड दे के वहीं पे बैठा दिया, और बाकी 6 हम आगे चले गए सेकंड पोस्ट के लिए, फ्लैट टॉप के लिए। उनका कहना था कि दिन में अटैक करने का मकसद हल्ला करना था, जिससे दुश्मन को पता नहीं चल सके कि हम क्या करने वाले हैं। फिर वही हुआ जो हमारे उच्च अधिकारियों ने सोचा था। दिन में हमला होने पर दुश्मन अपने हथियार छोड़कर जान बचाते हुए भाग गए। हमें यानी मेन ये था कि अभी पूरा दिन तो वहाँ हम बैठ नहीं सकते थे, कि हमारा जो सॉसपर वाला जो इलाका था इतना क्लोज था, क्योंकि हमने पूरी कंपनी वहाँ डिप्लॉय की हुई थी। अगर एग्जिट फायर आ जाए आरटी का या मोर्टर का, तो हमारा नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो जाता। इसलिए कंपनी कमांडर हर उस चीज़ को देख रहे थे कि अगर उनका इस टाइप का फायर ना आ जाए कि जो हमारे ऊपर आ जाए यहाँ, तो फिर ज़्यादा कैजुअलिटी, और शाम तक ऐसे भी नहीं बचेगा कोई फिर। तो उन्होंने सीओ साहब से बात की, जोशी साहब से, तो जोशी साहब फिर वही बात थी कि अभी दिन को रिस्क कोई नहीं लेना चाहता था, क्योंकि हालात ही ऐसे थे वहाँ पे, सबसे बड़ी बात थी। लेकिन जब कंपनी कमांडर ने जब हालात से उनको बताया, और जब 17 जाट की भी रिपोर्ट नीचे लगी कि इससे हमारे साथ भी क्या हो रहा, तो तब फिर दोनों सीईओ ने आपस में बात करके फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको फायर सपोर्ट देंगे, आपको लगता है उसके बीच में कि आप अटैक कर सकते हो तब आप अटैक करना, नहीं तो आप वहीं पे फिर स्टॉप कर देना। तो हमें पहले ट्रायल फायर एक बार ऑल वेपन का, जो आरटी बिफोर्स का, उसके बाद मोर्टर का, आरएल का, मुजाइल का, जितना भी हमारे पास जो उस इलाके में हमारे पास स्पोर्ट वेपन था, सबका वन टाइम हमने फायर ट्रायल दिया एक बार उस पोस्ट के ऊपर, ताकि इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसका, कितना फायर उसके नज़दीक फटने के बाद वो क्या करते हैं। तो हम लोग तो यहाँ सॉस पर से वो चीज़ सिर्फ नोट करनी थी कि कितनी देर तक उनका फायर बंद होता है या उसका कितना नुकसान होता है। तो जब जैसे फायर स्पॉट आया तो हमने सिर्फ इतना था कि जो उनका संकट था उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि ऊपर थोड़ा उसके ऊपर बिल्कुल एग्जिट कोई गोला नहीं गिरा किसी का भी, लेकिन उसके जो दाहिने बाएं गिरने से उसका ये था कि वो अपने आप का ओपन संकट है, वो ऊपर से कोई छत नहीं, कोई पक्के बंकर नहीं हो। जब उनको बारिश लगती है या कुछ लगता है तो वो तरपाल रखते हैं, तो वो तरपाल को खींच देते हैं उसके ऊपर और नीचे बैठे रहते हैं, ठीक है। और जब नॉर्मल मौसम रहता है तो वो उसको वो हटा देते हैं। तो जब अटैक का टाइम था तो वो उन्होंने हटाना ही था वो, और वैसे भी उस दिन मौसम साफ था बिल्कुल। तो हमने ये देखा कि उसमें टोटल 40 से 45 सेकंड था, 45 सेकंड के करीब उनका जो फायर था वो बंद होता था। उसके बाद हमारे आरटी फायर के बाद उनका फायर दोबारा स्टार्ट हो जाता था, यानी वो अपने आप को उस टाइम के लिए कुछ देर के लिए वो नीचे बैठ जाते थे, यानी निगरानी भी छूट जाती थी उस टाइम उनकी आगे से देखने के लिए। वही 45 सेकंड लास्ट था उनका, उसके बाद उनका फायर शुरू हो जाता था। तो हमने सोचा कि अगर ये 45 सेकंड
जैसे फायर इनका स्टॉप हुआ, अगर हम यहाँ से भाग के उसके नीचे आ जाएंगे तो हम सेफ हैं। लेकिन जो कंपनी कमांडर का प्लान ये था कि जैसे हमने डे ऑपरेशन किया उसकी तरीके से नहीं होगा बोला, क्योंकि यहाँ सिचुएशन अलग है। क्योंकि उनका कहना ठीक था, क्योंकि वहां तो हमने हल्ला इसलिए किया था क्योंकि हम बराबर में खड़े थे, हम दौड़ सकते थे। यहाँ दौड़ना कहाँ था, ऑक्सीजन पहले कम थी, वहाँ रास्ता तो है नहीं ना, वो तो रास्ते तो खुद ही बनाने पड़ते हैं। तो लास्ट में ये कंपनी कमांडर ने कहा कि जितनी भी कार्रवाई, पहली बात है साइलेंट, कोई भी बातचीत नहीं होगी, जो भी होगी ये सारे से होगी। जब जितनी देर के बाद किसी से कांटेक्ट होगा तभी कोई हरकत करेगा, उससे पहले कोई हरकत नहीं। इसमें कोई भी बातचीत नहीं करेगा, यानी पूरी कार्रवाई साइलेंट थी है, बोलना कुछ नहीं है। अगर जैसे हम दाहिने बाएं कोई है हमारे और हमारा आपस में नजरी मिलाप हो जाता है तो हम एक दूसरे को इशारा कर सकते हैं कि मैं फायर स्पोर्ट देख रहा हूँ, आप आगे निकलो। आगे वाला जब आप वहां पहुंच जाओगे तो दूसरे से इशारा से बात करोगे कि भाई मैं यहाँ से फायर स्पोर्ट दूंगा आपको, सिग्नल का कार्रवाई है, तो दूसरे वाले को आगे फायर स्पोर्ट से आगे पहुंचाना। और सबसे बड़ी बात यह थी कि दिन का टाइम था, तो जैसे मैंने आपको बोला दोनों के लिए फायदा, उसके लिए भी फायदा था, हमारे लिए भी। उसको भी दिखता था कि यहाँ से कोई आया कि नहीं आया और यहाँ से आया कि नहीं आया। तो हमने जब सेकंड टाइम फायर लिया आरटी का और पूरा ऑल वेपन का, तो हमारे जो लीडिंग सेक्शन थी जो यहाँ पे ऊपर कंपनी कमांडर के पास बैठी हुई थी, और हमारा जो स्पोर्ट वेपन था MMG AGL वगैरह वो वहाँ पे लगा हुआ था। तो हमें सिर्फ इतना था कि हमने सिर्फ यहाँ तक की प्लानिंग की थी कि यहाँ से कैसे आगे जाना है, आगे क्या होगा वो किसी को पता नहीं था, क्योंकि लड़ाई का कोई आइडिया नहीं होता कि यहाँ क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता, वो जाने के बाद ही पता लगता कि क्या होगा यहाँ पे। तो हमने तो कार्रवाई कर ली थी, पूरा प्लानिंग कर ली थी कि साइलेंट जाना है वहाँ और उसके बाद क्रॉलिंग से ऊपर चढ़ना है। लेकिन अगर वहाँ पे अगर जरूरत पड़ जाती है किसी को तो कोई हेल्प के लिए आने के लिए कोई तैयार, क्योंकि यहाँ से फायर शुरू हुआ है। अभी सबसे बड़ी बात थी कि जब तक ये फायर बंद नहीं होगा आप 11 लोग ही अंदर रहोगे, बाकी बीच में कोई नहीं घुसेगा, क्योंकि अभी हम दोबारा फायर तो ले नहीं सकते हैं फायर स्पोर्ट, अगर लोगे तो हम उस जगह पे हैं। तो उसमें जो 45 सेकंड टाइम हमें मिला था, तो उसके बीच में हमने 30 से 35 मीटर का इलाका था जिसमें पत्थर कम थे, जिसमें आड़ कम थी। अगर हम वो इलाका पूरा कवर कर देते हैं तो हम दुश्मन के बंकर के नीचे आते थे और वो डायरेक्ट हमारे पर फायर नहीं कर सकता था, पत्थर फेंक सकता था, ग्रेनेड फेंक सकता था। आप इधर पहुंच जाओ तो ऊपर से नीचे ऐसे फायर नहीं कर सकता, वो आगे कर सकता है, आप डेड जोन में आ जाओ। तो हमारे लिए काफी उसका फायदा था वो चीज का। तो हमने बोला कि अगर हम वहां तक पहुंचेंगे तो हमने बोला ठीक है, एक बार जो फायर हमने देख लिया, तो 45 सेकंड का जो टाइम था, तो हमने सभी ने प्लानिंग कर ली कि भाई एक बार भाग लेना, वहां जाके चाहे लेट जाना, क्योंकि अभी सांस इतनी हर कदम पे सांस फूलती थी वहाँ। सबसे बड़ी बात ये थी ऑक्सीजन तो होता नहीं है, ऑक्सीजन बहुत कम होती है वहाँ पे ना। हवा तो इतनी चलती है कि आपको ऐसे सोचेंगे कि जैसे यहाँ तूफान आता है, लेकिन वो हवा में ऑक्सीजन नहीं है, वो इतनी खुश्क टाइप की हवा रहती है कि आपका जितना भी ये हाथ है, चेहरा है, सब फट जाते हैं, बिल्कुल ब्लैक। और 3 दिन में आप अपनी शक्ल नहीं पहचान सकते उसकी। अगर आपके पास कोई क्रीम वगैरह या उसको चेहरे में जैसे वैसलीन वगैरह है, उस टाइप की चीज़ अगर लगाने के लिए नहीं है। परमवीर चक्र विजेता आगे कहते हैं कि दुश्मन की फायरिंग सिर्फ 45 सेकंड के लिए ही बंद होती थी। हमारी टीम ने बिना बातचीत और बिना समय गंवाए इशारों पर ही आगे निकलने की योजना बनाई। इसी तरह हमारी 11 सदस्यों की टीम दिन के 10:30 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक 150 मीटर रास्ता बनाकर दुश्मन की नज़रों से बचते हुए बिना किसी नुकसान के अपने ठिकानों पर पहुंची। संजय कुमार ने बताया कि वह अपने पंजाब के मुकेरियों के साथी नितेंद्र के साथ जमीन पर लेटते हुए दुश्मन के बंकर पर पहुंच गए, जबकि दुश्मन अपनी गन से दनादन गोलियां बरसा रहे थे। तो लास्ट में हमने क्या किया कि जब 45 सेकंड वाला जो टाइम हमारे पास था, तो हमने फायर स्क्वाड मांगा और जो सेक्शन थी हमारी लीडिंग सेक्शन पूरी हमने मूव कर दिया। अभी हम तो मूव कर गए, 45 सेकंड के बाद उसका फायर भी आ गया। हम लोग अपनी जगह 11 के 11 लोग पहुंच गए, कोई हमारा ऐसा नहीं रहेगा जो जवान की जो पीछे रह गया उसमें और वो फायर रेंज में आ गया दुश्मन की। तो हम 11 के 11 तो पहुंच गए वहाँ पे। अभी जो कुछ करना था हमें करना था। अभी हमारे पास पूरा दिन पड़ेगा, क्योंकि हमें जो हिदायतें थी कंपनी कमांडर की वो यही थी कि जल्दबाजी कोई नहीं है, पूरा दिन पड़ा है, पूरी रात पड़ी है। हमारा काम है दुश्मन को एंगेज करके रखना ताकि ज़्यादा वो हमारी कैजुअल्टी ना कर पाए। इसलिए अगर 2-3 जगह पे एंगेज रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमने यानी तकरीबन ये 10:30 बजे हमने आगे एडवांस किया था। कितने
ये 5 जुलाई का ही है, 5 जुलाई का चल रहा है अभी। 5 जुलाई अब शाम को खत्म होगा जाके 5 बजे। 5 जुलाई को हाँ 10:30 बजे हमने ये मेन जो हमारी 1-10 की जो सेक्शन थी ये मूव कर दी थी, आगे एडवांस कर गए थे। तो उसके बाद हमने अपना बड्डी पेयर रहते हैं, हम 2-2 का बड्डी पेयर बनाते हैं हम आपस में, ताकि एक दूसरे को फायर सपोर्ट से आगे जाने के लिए। तो आप आइडिया लगा लो, हमारे पास टोटली यहाँ से 35-40 मीटर तो हमने वो क्रॉस कर दिया था। अभी टोटली 50 से 100 मीटर का जो बीच का जो उसका गैप बचा था, बस वो था। अब उसको पूरा करने के लिए हमें 10:30 बजे से लेके हम 1 बजे पहुंचे थे। आप लगा लो आइडिया कि 100 से 150 मीटर का इलाका हमने कितनी देरी के बाद कवर किया। वो मेन वो था, यानी हमें ये था कि हमने कैजुअलिटी नहीं लेनी बिना मतलब से, जिसको दुश्मन बहुत नजदीक है, अब उसकी नजर से बचना है जिससे कि फायर नहीं आया आपके ऊपर। मेन वही था, नजर, यानी अगर उसकी नजर में आ गए तो समझ लो फायर की नजर में आ गए, फायर के उसमें आ गए आप। और हमने ये रखा था कि वहां तक एक बार सेफ पहुंच गए तो फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा, अगर सेफ नहीं पहुंचे फिर कुछ नहीं हो सकता था। तो 11 के 11 लोग हम लोग तभी हरकत करते थे आगे से एक आड़ से दूसरी आड़ तक पत्थर के पास पहुंचने के लिए, जब हमें लगता था कि हम सेफ हैं। फायर सपोर्ट वाला हमें फायर सपोर्ट दे रहा लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट पिंपल 1-2 वाले वो बीच में कंटिन्यू रहते थे, वो भी ये भी रहते थे और ये भी रहते थे। मेन पंगा था पिंपल 1-2 वाले का, क्योंकि वो ज्यादा हमें देख सकता था, ये कम देख सकता था। तो दोनों को तरफ ध्यान रखना होता कि वो फायर सपोर्ट से कवर है कि नहीं। अगर कवर है तो यहाँ हरकत करते रहो, जितनी देर कवर है उतनी देर हरकत करो, क्योंकि वो भी अपनी जगह चेंज करेगा। वो ऐसा नहीं कि आपने उसको कवर कर दिया तो वो सिर्फ वैसी जगह बैठा रहेगा, वो भी अपनी पत्थर चेंज कर देगा, अपनी जगह चेंज कर, क्योंकि वो पक्के तो वहां भी नहीं है, तो वो भी अपनी जगह चेंज करके दूसरी जगह आ जाते थे। तो फिर जब दूसरी जगह से फायर खोलेगा तो हमारा जो सपोर्ट वाला फायर देने वाला जो हमारा है वो भी फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा उसकी तरफ, तो टाइम लग जाता था उस चीज़ के लिए। तो ऐसे करते करते जब 1 बजे का टाइम था, तब जब मैं और जो मेरा बडी थे, अभी हम लोग तो सीधी बात थी कि जमीन पे लेटे हुए थे, कोई सर उठाने की बिल्कुल, यानी सर तक नहीं उठाते थे हम लेट के कि कहाँ तक पहुंचे या कहाँ नहीं पहुंचे। तो हम इतने यानी उसमें चलते गए आपस में कि हमें आइडिया नहीं चला कि हम लोग कब बंकर के पास पहुंच गए। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी पत्थर या टेकरी उठती हुई दिखती थी ना, तो वहीं लगता था कि यहाँ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पक्का बंकर नहीं है पहचान के लिए। सिर्फ आप उस पत्थर के पीछे से फायर आएगा तब आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई यहाँ इनका बंकर है। दुश्मन के बंकर तक पहुंच। हाँ, तो मैं और जो मेरा बड़ी था नितेंद्र करके लड़का था, उन दिनों को याद करते हुए जांबाज सैनिक संजय ने कहा कि जब हम आगे वाली दुश्मन की पोस्ट के नज़दीक पहुंचे तो दुश्मन ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जेसीओ रमेश की टांग पर गोली लगने के साथ ही 4 जवान और भी घायल हो गए। तो ये जैसे अभी फर्स्ट फायर लगा इनको, तो क्योंकि उसने अपनी तरफ से जो उसको नज़दीक दिखेगा या जो क्लोज दिखे उसको उस पर फायर खोल दिया। तो उसके बाद ऑटोमेटिक वही, जब मैक्सिमम वेपन उनके पास ऑटो थे, ऑटो का मतलब है कि यूएमजी गन के नीचे ऑटोमेटिक यानी राइफल का बहुत ही कम यूज किया उन्होंने, सब यानी यूनिवर्सल मशीन गन थी ज्यादा, मैक्सिमम उन्होंने वही यूज की, क्योंकि उसकी फायर पावर काफी अच्छी थी। ठीक है, तो हमारे वाले और उनके वेपन में थोड़ा वेट में काफी डिफरेंस था। हमारे उनकी जो यूएमजी गन है वो हमारी एलएमजी के बराबर है, और जो हमारी एमएमजी है वो उसको 3 आदमी उठाते हैं। ठीक है, उसके तो 2 उठा के चल लो चाहे, क्योंकि वो 2 पार्ट पे लगती है, ट्राई पार्ट पे भी लगती है, उसका दोनों सिस्टम उसको लगाने के लिए। जैसे जैसे आपको फायर पावर चाहिए तो ट्राई पार्ट पे लगा लो, अगर लॉन्ग रेंज के लिए फायर करना है, शॉर्ट रेंज पे, छोटे रेंज पे करना है तो आप 2 पार्ट पे उस पर लगा सकते हैं। तो उस तरीके से जब उसने फायर खोला तो जो फर्स्ट में प्रवीण और श्याम को लगा, तो दोनों जैसे गिर गए, तो हम जो 4 थे बाकी, इनको चोट घायल हो गए थे नहीं, इनको लगी, फर्स्ट में लग गई घायल, तो क्योंकि हम उन तक नहीं पहुंच पाए। अच्छा, क्योंकि हम सबकी डायरेक्शन अलग अलग थी, हम तकरीबन 20-25 मीटर के गैप में थे सब। तो जैसे इनको फायर लगा, जैसे ये गिरे हम भी लेट गए, क्योंकि हम वैसे थोड़ा पत्थर देख के, आड़ देख के चलते थे, और जब तक फायर स्पोर्ट चल रहा तो थोड़ा सा और खुल जाते थे, क्योंकि फायर स्पोर्ट से हमें पता कि किस इलाके से फायर आएगा। पिंपल 1-2 वाले का भी इतना पंगा नहीं था, क्योंकि जाट भी उनके ऊपर
अटैक कर चुकी थी, वो भी एंगेज हो गए थे। तो अभी हमें पता था कि हमें सिर्फ बंकर को ही लेके चलना है, तो हमें मेन साइड से अभी इतना इफेक्ट नहीं था, ना ही डर था ज़्यादा। तो लेकिन जब प्रवीण के ऊपर और श्याम के ऊपर फायर हुआ तो हम लोगों को आइडिया नहीं चला ना कि कहाँ से फायर आ गया। अचानक से फायर खोला उसने, तो हम लोग जहाँ थे लेट गए वहीं पे। तो मेरी जो टांग थी ये रह गई, ऐसे पत्थर था जिस पत्थर के साथ में हम लेटे थे, तो ये टांग उस रह गई और उसको हाइट पे बैठा था तो उसको टांग दिख गई। तो उसने ब्रश खोला तो 2 गोलियां लगी यहाँ टांग में, साइड से निकल गई है, यहाँ से बीच से। विजेता संजय कुमार की माता भागो देवी ने कहा कि जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो ना मेरे बेटे ने और ना ही परिवार के किसी सदस्य ने मुझे बताया कि संजय युद्ध में गया हुआ है। जब मुझे इस बात की भनक लगी कि युद्ध पाकिस्तान के साथ हो रहा है तो मैंने मन में सोचा कि संजय का आजकल ना कोई फोन आ रहा है और ना ही उसकी तरफ से कोई संदेश, तो इसके चलते मेरी चिंता और बढ़ गई। फिर संजय के पिता ने मुझे बताया कि हमारा बेटा इस युद्ध में गया हुआ है। उसी दिन से मेरी भूख प्यास बुझने लगी। मैं दिन रात भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती थी कि मेरा बेटा सही सलामत घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि करीब 2 महीने तक ये लड़ाई चलती रही, लेकिन बेटे ने एक भी दिन मुझसे बात नहीं की। जब लड़ाई खत्म हुई तो मुझे पता चला कि संजय की टांग में गोली लगी है। मैंने तब तक खाना नहीं खाया जब तक वो घर नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि जब भी वो पल मुझे याद आते हैं तो मेरा कलेजा फटने लगता है, लेकिन आज मुझे अपने बेटे की उस बहादुरी पर गर्व होता है। अभी जैसे टांग में गोली लगी तो मेरे को आइडिया लग गया कि भाई कुछ हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा मौसम के हिसाब से ना वहाँ इतनी ठंड के बीच में आपको इतना महसूस नहीं होता था कि जबकि गोली क्रॉस थी, लेकिन फिर भी इतना दर्द नहीं था कि गोली लग गई है। इतना पता था कि लग गया कुछ ना कुछ, कितना लगा कि कहाँ लगी कोई आइडिया नहीं लग रहा था। मैं ऐसे कर रहा था टांग में, तो इतना बाहर से पेंट से तो दिख रहा था कि छेद हुआ है, लेकिन कितना हुआ कोई आइडिया नहीं था। और जैसे मैंने टांग को ऐसे सीधा कर दिया तो उसकी नज़र से निकल गया। अभी उसको तो पता कि यहाँ कोई था। अभी गोली मारने के बाद टांग इसने हटा दी वहाँ से, या जो भी था वो हट गया यहाँ से। तो उसने वहीं पे 5 से 10 मिनट फायर खोल रखा साइड में, और जब फायर खोल के रखा उसने तो कुछ गोलियां रिकोजेट होके पत्थर से टकराने के बाद इधर साइड में लगी। तो जो मेरा बड़ी था अभी ऐसे साथ में ही था वो, तो मैंने जब फर्स्ट में लगी थी तभी मैंने उसको बोला, मैं बोला यार गोली लग गई है। बोला ठीक है थोड़ा और आगे सेफ में हो जा। सेफ में क्या होना, जब तक सेफ में होता था तब तक दूसरी लग गई। तो मैंने उसको फिर बताया, मैं बोला यार लग गई। बोला तू यहीं पड़ रहा, बोला हिलना नहीं है, बस यहाँ से हिल गया तो उसको अगर हरकत दिखाई देती तो वो फार नहीं छोड़, यहाँ से हटेगा नहीं तब तक। तो हम पड़े रहे वहाँ पे, वो जो बड़ी था वो बिल्कुल सेफ रहा। तो लास्ट में तकरीबन कोई 5-6 मिनट उसने फायर खोला मेरे पे, और जब उसने देख लिया कि यहाँ कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा, इसका मतलब बोला कि आएगी, तो उसने फायर शिफ्ट कर दिया राइट साइड वालों के ऊपर, जो राइट साइड वाले थे। तो एक लड़का था, उसका कंधा था मेरी तरह, जैसे मेरी टांग थी उसका कंधा रह गया कहीं, यहाँ से उसकी नज़रों में आ गया वो, तो उसके कंधे में गोली लगी है। दूसरा था उसकी टांग रह गई मेरी तरह, उसको टांग में लगी है। यानी सेफ सिर्फ हमारे में एक बच गया। प्रवीण और श्याम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हमारे को, क्योंकि फायर लगने के बाद हम लोग खुद हमारे पे फायर आ गया, तो हम लोग वहाँ उस साइड में एक तो ना ही उसको हेल्प के लिए जा पाए, ना ही कुछ कर पाए, क्योंकि उसको हमें सबसे बड़ी बात थी कि ऊपर वाले का हमें आइडिया नहीं था कहाँ है वो, और सब दिन की वजह से हम ज़्यादा हरकत कर नहीं पाते। अगर रात होती तो कुछ और बात थी। तो लास्ट में क्या हुआ कि जब उसने देख लिया कि वहाँ भी हैं, यहाँ में 3 जगह का उसको पूरा पता लग गया कि 6 बंदे हैं और 3 जगह पे हैं। उसने आधा घंटा बस शिफ्ट फायर, इस पे फायर फोड़ना 5 से 10 मिनट के लिए, फिर हमारे ऊपर फोड़ना, फिर आगे वाले जो डेथ थे हमारे लड़के दोनों उनके ऊपर फायर फोड़ना, यानी ऐसे शिफ्टिंग में फायर रखा उसने। आधे घंटे तक का ना तो हमने जवाब दिया उसको, ना हमने कोई हरकत की, ना हमने उसको कुछ सो होने दिया कि हम यहाँ हैं या जीवित है कोई, क्योंकि हमारे पास एक ही चारा था अभी कि उसको ये एहसास करवाना कि अभी यहाँ कोई नहीं है। नहीं तो क्योंकि उसकी दिखाई नहीं दे रहा था हमें कि है कहाँ वो। हमने पीछे भी सारा किया बंकर की तरफ को, तो उन्होंने कहा कि भाई आइडिया नहीं चल रहा मेरा, हमारे यहाँ से बैठे हो। हमने बोला भाई यही चाह रहा कि आप बैठे रहो। और इसमें भी 2 कंडीशन होती हैं, या तो बंदा यहाँ आके चेक करेगा कि भाई मर गए, या फिर अपनी जगह छोड़ के अपने सेफ बैठ जाएगा वो। तो हमने बोला कि अगर यहाँ आएगा चलेगा तो चल के आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं, चल के आएगा तो शीश लेके फायर तो कर नहीं पाएगा। तो हमने बोला कि जब तक ये हरकत नहीं करता तब तक हम हरकत नहीं करेंगे।
तब आधे घंटे तक इंतजार करते रहे हम, 4 के 4 बंदे। चारों ने हमने बिल्कुल हरकत बंद कर दी, बातचीत बंद कर दी। आधे घंटे के बाद जब उसने देखा कि कोई नहीं है, तब उसने अपनी जगह छोड़ी और ऊपर चढ़ने शुरू कर दिए दोनों। अभी ऊपर चढ़ेगा, चढ़ाई के बीच में तो पथरीला इलाका पूरा, तो पत्थर जब गिरा एक उसके पाँव से निकल के, वो गिरता गिरता नीचे की तरफ, तो आप पत्थर गिरने की आवाज़ आई आती है। जैसे आवाज़ आई तो हमने आइडिया लगा लिया। मैं बोला अब हरकत है भाई। मैंने बड्डी को बोला, मैं बोला भाई हरकत शुरू है, तो अभी निकलते हैं बाहर। उसने बोला निकलना नहीं, तू गन ले आ, पहले तू गन को पहले सेट कर ले आगे की तरफ को, क्योंकि गन का ऐसा कि फायर भी खोल देंगे तब भी साला वो तो भागे, कुछ न कुछ करेगा। अगर हम निकल गए तो हो सकता है वो कहीं एक बंदा शीश लेके बैठ जाए। मैं ठीक है। दोस्त ने गन पकड़ी मेरी वहाँ पे, और मेरा काम था सिर्फ देखना किस इलाके में। जैसे हमने देखा वहाँ पे तो वो आराम से गन ऐसे रख के निकल रहे थे। हमने फायर खोल दिया। हमने फायर खोला तो पीठ थी हमारी तरफ उसकी, तो हमने दोनों के ऊपर ब्रश खोला तो दोनों नीचे। ये गिर रहे, बंकर वाले भाग लिए। बंकर वालों को ऐसा हो गया कि इन्होंने बोला कि जो यहाँ बंदे थे यहाँ तो अभी कोई नहीं था, अब इनकी दूसरी कंपनी आ गई, कोई ज़्यादा बंदे आ गए। वो 2 ही बचे थे लास्ट में, दोनों भाग लिए। लेकिन हमें कैसे आइडिया चले? पीछे वालों से कॉन्टेक्ट किया, बोला भाई कोई फायर नहीं है, हमारे पे भी कोई फायर नहीं, साइड वाले पे भी कोई फायर नहीं। हमने बोला रिस्क हम नहीं लेंगे, क्योंकि एक तो सेफ था, 3 जख्मी, 2 को सारा किया तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हमने आइडिया लगा लिया कि डरते हैं, तो हमने वहाँ जाने की कोशिश नहीं की। कि हमने बाद में जरूर गए हम लास्ट में, तो हमने पोस्ट की तरफ एडवांस कर दिया। लेकिन हम भी वही था कि ओपन में नहीं चले गए। जैसे फर्स्ट बंकर की तरह जैसे हम वहाँ तक पहुँचे थे, वहाँ गए, सेम कार्रवाई की, ग्रेनेड फेंका, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लूप होल में गए, उसमें फायर खोला, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर हमने आईडी काट लिया, इसका मतलब भाग लिए यहाँ से। फिर हमने वही बंकर को तोड़ा आगे से अपनी तरफ से। बंकर के अंदर गए तो वो जो दाने बाएं उनकी आरटी से, क्रॉस फायर से जो उनकी डेथ थी, बस वो डेड बॉडी थी वहाँ पे, जीवित कोई नहीं था। लेकिन हमें इतना आइडिया था कि यहाँ जीवित थे। अभी हमें तो पता था ना कि जीवित हैं, फायर था, पूरे तो मरे नहीं है। तो हमने क्या किया, वहीं पे बंकर के अंदर गए और जिसके पास ड्रेसिंग थी एक दूसरे को ड्रेसिंग करने लगे, और एक गन लेके हम आगे की निगरानी करने लगे, क्योंकि अभी नीचे से काफ़ी ढलान थी नीचे की तरफ। और लास्ट में जाके एक पोस्ट बंकर जो लेज करके बोलते थे वहाँ, तो उस तरफ हमने निगरानी शुरू कर दी। यहाँ नीचे उनका राशन पानी के लिए टेंट डैम्प सारा कुछ हमारे पोस्ट के नीचे था, जो हमने कैप्चर किया था उसके नीचे उनके रहने का सब कुछ था वहाँ। तो उस इलाके में हम निगरानी रखी कि यहाँ से कोई निकलेगा कुछ। तकरीबन कोई 10-15 मिनट के बाद कोई 150-200 मीटर नीचे लेज एरिया के पास में उनकी दोनों की हरकत दिखाई दी है, लास्ट में जाके कोई 15 मिनट के बाद। तो मैंने बड़ी को बोला, मैं बोला यार 2 है और दोनों के रास्ते लग गए हैं, एक पे फायर खोलूंगा दूसरा भाग जाएगा, अगर उस पे फायर खोलूंगा तो ये भाग जाएगा। बोला यार कोई बात नहीं, तू एक को मार ले, अगले वाला देखेगा जो उस पे जाएगा बंकर पे, तेरे से जितना होता है उतना कर ले। अभी यहाँ जगह नहीं, एक्चुअली जगह बहुत कम थी वहाँ पे जहाँ लेटना था। तो बोला यार जितना तेरे से होता है उतना कर ले, बाकी मैं बोला इनको फर्स्ट एड दे रहा हूँ। तो उनको फर्स्ट एड देते रहे और तब तक मैंने एक पे ऊपर फायर खोला फर्स्टली, जो मेरे को ठीक लगा, तो दूसरे वाला उसी के पास आ गया, उसी को उठाने के लिए, खींचने के लिए। तो उस जैसे उस दूसरे ऊपर के ऊपर फायर खोलना, लेज वालों से काउंटर अटैक आना, एक एक्शन था उनका। यानी जो यहाँ से भागे हुए थे सारे, इस पूरे 475 से, पिंपल 1-2 से, जो मेन आदमी होते हैं इनके, वो पीछे भाग के और लेज पे जाके इकट्ठे हुए थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये जो बीच में 2 ही बंदे थे हमारे लास्ट बचे हुए, जब ये मर गए तो उन्होंने देख लिया कि अभी हमारा कोई बंदा नहीं है, इसका मतलब है कि 475 पे और फ्लैट टॉप पे कब्जा हो गया। तो वो पूरे काउंटर अटैक के लिए इन्होंने आइडिया लगा लिया कि यहाँ तक पहुंचे कितने होंगे, ज़्यादा 2-4 होंगे, और था भी ऐसा ही। हम टोटली 4 थे, 4 में भी सेफ एक ही था। तो हमने बोला ये तो मुश्किल हो जाएगा, तो वो अल्लाह अकबर और नारे करते हुए ना नीचे से शुरू हो गए। तो हमने धीरे धीरे फायर रखा वहाँ पे उस इलाके में, जिस इलाके से हमें दिखाई दे रहा था, जितना इलाका दिखाई दे रहा था हमने वो फायर से कवर रखा। लेकिन वो पहाड़ी के दूसरी साइड से कवर नहीं कर पा रहे थे हम। तब तक जो कंपनी अभी जैसे जैसे हम एरिया को क्लियर करते गए तो पीछे वालों के लिए भी तो सेफ होता गया इलाका।
तो वो भी तकरीबन 20-25 मिनट के बाद मेरी कंपनी के फर्स्ट कंपनी में कि एक सेक्शन हमारे पास पहुंच गई। अल्फा कंपनी थी मेरे भास्कर साहब की, वो तो शुरू से ही हमारा साथ साथ में अटैक कर रहे थे वो, क्योंकि उस साइड से हमें अगर सपोर्ट नहीं होता तो वो मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि वो कहीं से भी घूम के आ सकते थे। तो वो सारा कुछ उन्होंने रोक रखा था। वो भी हमारे बिल्कुल जस्ट, वो तो 10 मिनट के अंदर पहुंच गए थे अल्फा वाले। तो उन्होंने दोनों सब कंपनियों ने फिर फायर खोला उनके ऊपर, दोनों साइड से पहाड़ी के। तब उनका काउंटर अटैक जो वापस गया। 10 मिनट के बाद डॉक्टर पहुंच गया, क्योंकि डॉक्टर साथ साथ चल रहा था हमारे शुरू से ही। डॉक्टर ने कौन से इंजेक्शन लगाए, पानी के थे कि पेन के थे कोई पता नहीं है, बस ये ड्रेसिंग कर दी, बोला हाँ ठीक है। सबसे बड़ी बात ये थी कि डॉक्टर का मैंने जो रोल देखा, आप इतना आइडिया लगा सकते कि जिसको डॉक्टर नहीं था ना वो डेथ है, चाहे उसको छोटा सा कट क्यों नहीं लगा था या एक नॉर्मल गोली क्यों नहीं लगी थी। हम खुद अपने लिए लगता है, क्योंकि जब तक हमने नहीं देखा था कि कहाँ हमारे को चोट लगी है, तब तक तो हम बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि कहाँ लगी है, कितनी लगी है। और सबसे बड़ी बात मेरी ये थी कि मेरी हड्डी नहीं टूटी थी, जबकि हड्डी के नीचे से क्रॉस हो गई। परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार को 6ठी से 10वीं तक पढ़ाने वाले अध्यापक विजय राम प्राशर ने बताया कि संजय अन्य विद्यार्थियों से कुछ अलग करने की सोच रखता था। कभी भी पाठशाला में कोई उत्सव होता था तो सबसे पहले वे अपना नाम लिखवाया करता था। उन्होंने कहा कि वे एक निडर और साहसी और मिलनसार विद्यार्थी रहा है। परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार के ट्रेनिंग सीईओ कमल चंदेल ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान संजय की लगन कुछ हटकर करने की थी, उसमें सीखने व कुछ अलग करने की ललक शुरू से थी। संजय कुमार को जब ट्रेनिंग के दौरान बेस्ट फायर के मेडल से नवाजा गया तो मुझे एहसास हो गया था कि ये जवान अपने जीवन में कुछ कर दिखाएगा। तो हमारे पास 3 लिविंग परमवीर चक्र हैं, जो कि नॉर्मली बड़ा रेयर होता है। परमवीर चक्र की अवार्ड जो है वो मरणोपरांत ही मिलती है। तो जहाँ पे इनकी पलटन ने लड़ाई लड़ी थी, वो पलटन मैंने 92-93 में कमांड की थी, और वहाँ पाकिस्तान के साथ हमारा लगातार चलता रहता था और हमने बहुत पिटाई की थी उनकी। और मेरी पलटन को 93 में एक ही हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड पूरी आर्मी नेवी एयरफोर्स को मिला था, हाईएस्ट वीर चक्र ही मिला था। संजय कुमार जो है ये लिविंग परमवीर चक्र है। हमारे 2 और लिविंग परमवीर चक्र हैं। एक है जोगिंदर सिंह ग्रेनेडियर्स के, उनको भी इसी लड़ाई में परमवीर चक्र मिला था। सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन जोगिंदर सिंह। और एक है बाना सिंह, 8 जैक एलाई, कैप्टन बाना सिंह। तो हम लोग यानी इतने नज़दीक पहुंच गए थे उनके कि अगर खड़े हो जाए ना ऊपर जाके तो हम उनकी जो गन है उनको खींच सकते हैं आराम से। तो जो मेरा पार्टी कमांडर था नायसुदार रमेश साहब थे, हमारे जो 11 में हमारे साथ जो सीनियर थे, जो हमारे कंट्रोल के लिए हमारे साथ एक सीनियर दिए थे, नायसुदार रमेश साहब। तो ये मेरे पार्टी कमांडर थे। तो जब इन्होंने नीचे से देखा, ये थे जहाँ से हमें फायर स्पॉट मिल रहा था, वहाँ से वो कंट्रोल कर रहे थे सभी पे। तो वहाँ से इन्होंने देखा कि बंदे 2 पहुँच गए ऊपर। तो उन्होंने बड़ी देर के बाद, अभी हमने भी उस हिसाब से मिलाप होता था कि जब हम देख लेते कि दैने बाएं से हम सेफ हैं, तभी हम पीछे की तरफ जाके अपने दैने बाएं वालों से मिलाप करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्टली हमारा जो मिलाप हुआ वो रमेश साहब से हुआ डायरेक्टली। तो वो हमें सारा करे, बार बार खींच लो। अब वो सारा करे कि भाई खींचो उनको। अभी वो कंटिन्यू फायर कर रही है, हम बोले यार क्या पागल आदमी है, ऐसे बोल रहा है कि खींचने के सारा किया। हाँ, गन फायर कर भी गर्म होती है। अभी वो कंटिन्यू फायर वाली अगर 1-2 राउंड वाली होती तो भी मान लेते कि वो ठंडी हो गई है। बैरल लाल हो जाती अभी जो हटेगी नहीं फायर करने से, तो बैरल को कैसे हाथ लगाएगा और कैसे उसके आगे जाएंगे। वो बार बार करे खींचो खींचो। मैंने बोला यार क्या बात कर रहा है, खींचो खींचो, पहले भाई दूसरा आ जाओ कोई, पहले इसको बंद तो करो तभी खींचेंगे, ऐसे कहाँ से खींच लेंगे। या तो ग्लव पहने हो। अभी सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही थी कि हम उस जगह पे ज्यादा देर नहीं बैठ सकते थे। उसको कभी भी भनक लग सकती थी, चाहे हमारे किसी वजह से कोई हमारे से कोई गलती हो जाती या फिर पीपल 1-2 की नजर पड़ जाती है हमारे पे। अगर क्योंकि उनके आपस में लिंक थे,
अगर उनको पता चल जाता कि हम यहाँ थे तो वो कुछ भी नहीं करना था, उसने ऐसे पत्थर लेना था, सिर पे मारना था, कुछ नहीं करना था बाकी, या ग्रेनेड निकालना था और लूप होल के अंदर से ऐसे बाहर फेंक देना था बस। उनके पास अंदर ग्रेनेड भी है, सब कुछ है उनके पास। उन्होंने एकदम अगर गन खींचो तो इससे पहले कि वो मारे जाए एकदम उन्होंने ग्रेनेड नीचे फेंक देना है। वो तो संघर्ष अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी कि हमारे पास टाइम नहीं है इस जगह पे आके। तो मेरा जो बड़ी था नितेंद्र, वो बार बार ये बोला यार इसको बोल रहे थे लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं बोला यार तो क्या करें इसमें? तो बोला ठीक है तू यहाँ बैठ जा, मैं आगे जाऊंगा। बोला तो हमारे पास क्या है, हर बंदे के पास 2-2 ग्रेनेड रहते हैं उस टाइम के लिए ना। तो हमने सबसे मेन उसमें ये था, अगर ग्रेनेड से कार्रवाई होती है ना तो फिर हमें बहुत आसानी रहती। तो बड़ी निकाल मैं आगे जाके ग्रेनेड फेंकूंगा। मैं बोला पहले जगह देख ले। तो हमारा क्या था कि जो लेफ्ट साइड में थोड़े आगे जाके एक पत्थर था बंकर के बिल्कुल साथ में, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पिंपल 1-2 की नज़र में था। तो मैंने बोला अगर इसको दिख गया तो वो सीधा इधर अगर फायर खोल दिया उसने वहां से यहाँ के लिए तो इस अंदर वाले को पता लग जाएगा। तो उसने बोला तू चिंता मत कर, मैं अपने हिसाब से करूंगा, मैं टाइम लगाऊंगा नहीं। बोला मैं वहां जाऊंगा। यहाँ से उसने पूरा प्राइम करके रखा था पिन को निकाल के, बस उसने वह क्रॉल करके पत्थर तक गया। और फर्स्ट वाला ग्रेनेड जब फेंकना, एक तो लेट के फेंकना सबसे बड़ी बात है। हम ट्रेनिंग करते हैं तो या तो खड़े होकर करते हैं या बैठ के करते हैं हाइट के हिसाब से, तो वहाँ तो लेट के करना था। अब लेट के करेगा, अच्छा बंकर है इतना ऊंचा तो पथरीला बंकर है, अगर ऐसे फेंका पत्थर से टकरा गया अपने ऊपर आ जाएगा। तो उसने पहले वाले को ना थोड़ा जोर लगा दिया, वो बंकर के पीछे वाले साइड में जाके जब पटाखा हुआ तो मैंने बोला ये गया। तो अंदर वालों में गड़बड़ी, बातचीत शुरू हो गई, बोला कोई आ गया आ गया आ गया, अब गए। लेकिन वो काफ़ी एक्टिव था बंदा वो। तो उसने दूसरा ग्रेनेड तैयार करके रखा था। जैसे पहला बंकर में नहीं गिरा, दूसरा उसने कम जोर के लगा के डाला, दूसरा तब तक गिर गया। जब दूसरा बंकर संकट में गिरा ना तब फिर थोड़ी सांस आई, क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं हो सकता था। क्योंकि ग्रेनेड जितने अंदर बंदे हो इंजर्ड, उसमें से अगर डेथ नहीं होंगे पूरे तो इंजर्ड तो होंगे और ये फायर करना बंद हो जाएगी गन तब तक के लिए। तो मेरा जो टास्क था वही था कि मैंने अपने हाथों में ना, जो हमें फील्ड पट्टी, जैसे मैंने आपको बताया था कि फील्ड पट्टी होती है हमारे पास, काफ़ी बड़ी रहती है, तो उसको काट के मैंने दोनों हाथों में बांध दिया था। क्योंकि अभी गर्म बैल को हाथ डालना तो उन्हें तो हाथ जल जाएंगे पूरे। तो जैसे उसने ग्रेड बंकर में फटा, ये गने दोनों फायर करना बंद हुई, उसी टाइम निकाल दी, निकाल के नीचे। और लूप होल जो जिस होल में वो लगी थी फर्स्ट वाला, जो राइट साइड में जो होल था फर्स्ट वाला, तो मैंने सिर्फ एक बार बस सिर्फ झांक के देखा था कि अंदर की कंडीशन क्या है। तो मेरे को सिर्फ 3 बंदे दिखाई दिए थे जो दोबारा वेपन उठा के, नए वेपन उठा के, यानी आपने जो ये किया था गन्ने खींच ली ना, यानी से ग्रेनेड अंदर फट गया तो वो कैजुअलिटी, वो इंजर्ड हो गए, कुछ लोग, कुछ डेथ हो गए उनके। तो अभी जब फायर करना बंद कर गए तो फिर निकालना मेरे लिए आसान थी, लेकिन यह कि बैरल तो गर्म थी, तो मेरे को पट्टियाँ बांध के मैंने, तो पट्टियाँ तो तकरीबन जल गई थी, तो फटाफट निकाल के जो होल था उसके बीच में जाके मैंने सिर्फ एक नज़र मारी थी कि अंदर के हालात क्या। तो मेरे को सिर्फ 3 बंदे दिखाई दिए थे, जो 1-2 वेपन उठा के आ रहा था और दूसरे अम्युनिशन उठा रहे थे। तो मैंने वहाँ पे लगा के AK-47 बस तकरीबन एक मैगजीन का मैंने पूरा ब्रश निकाल दिया था। तो जो 3 जो जीवित दिखे थे वो तीनों गए, तीनों मार लिए। क्योंकि मेन वही था कि उस पोस्ट के ऊपर जब तक कब्जा नहीं होता हमारा ना, तब तक हमारी पूरी हरकत बंद थी। मेरा एक्चुअली अवार्ड जो के लिए जो नाम गया था वो इसी वजह से गया था, क्योंकि जो अगर ये पोस्ट नहीं हटता तो तब तक ना तो हमारी कंपनी आगे बढ़ती, ना कोई और दूसरा को कामयाब हो पाता, क्योंकि ये हाइट AK-47। फिर जो अंदर, अभी अंदर जाने का जो सिस्टम रहता है वो पीछे की साइड से रास्ता था उनका, क्योंकि संगठ काफी ऊंचा बनाया हुआ था तो उन्होंने पत्थर लगा के ना ऐसे, तो रास्ता पीछे बैक वाली साइड था, तो बैक में उनका दूसरा पोस्ट था आगे जाके, तो बैक में हम जा नहीं सकते थे। तो हमने यहीं से जो होल थे उनके, जो लूप होल उसमें बने थे, उसी में से को हटाए पत्थर, क्योंकि सीमेंटेड तो है नहीं, ऐसे पत्थर रखे हुए थे उन्होंने, तो पत्थर हटा के हम उसी से अंदर घुस गए दोनों। अब जितनी डेड बॉडी थी, पहले तो हमने फर्स्ट काम हमारा वही रहता है कि रीचेक फायर एक बार करना ही करना है, क्योंकि कोई धोखा भी दे सकता, कोई उसमें बचा हो जीवित, तो बाद में जैसे हम अंदर जाएंगे वो फायर खोल देगा या ग्रेनेड फेंक देगा। तो हमने जितनी भी कैजुअलिटी थी उनकी, तो सब पे एक बार रीचेक फायर किया, एक राउंड, तो उसमें लग के पता कि सब डेथ हैं। तो फिर जो गने हमने निकाल रखी थी, 2 गने थी उनकी, दोनों गने पे अम्युनिशन लगा हुआ था, अम्युनिशन चढ़ा था, तो हमें उस वेपन के बारे में सीखने की ज़्यादा
थी नहीं कि कैसे अम्यूनिशन लगेगा इसमें, कैसे बाकी चीज़ें तो हम जानते थे कि शिस्त कैसे लेनी है और ट्रिगर कैसे प्रेस करना है, ठीक है। वो तो उतनी ट्रेनिंग तो हमें थी क्योंकि वो वेपन को ज़्यादा अलग था नहीं, थोड़ा सा था कि अम्यूनिशन का कैसे उसमें चेन लगेगा वो, क्योंकि वो 240 हमारा 235 राउंड का चेन होती है एक डिब्बे में, उनकी 240 की थी, बस 5 राउंड का फर्क था वैसे। तो हमने बस वो आगे लिंक जोड़ने आ जाते थे हमें, क्योंकि वो तो हमने ट्रेनिंग में सीख रखा था उसको। 250 राउंड का पहले एक रहेगा, फिर 250 का दूसरा रहेगा, जो जुड़ता उतने आप चलते रहो। तो हमने दोनों गने ली, एक पिंपल 1-2 पे और एक 487, जो लास्ट वाला जो पोस्ट था हमारा। कमांडर वहाँ देख रहा था कि क्या चल रहा है, तो कौन किसने क्या किया था, तो किसी को हमने तो सीधी बात है, हमारे तो इतनी भी बात नहीं हुई थी कंपनी कमांडर से कि किसने क्या किया। उसने आके जब पहुंचे थे तो शाबाशी जरूर दी थी कि बहुत अच्छा रहा, बोला। सर्वोच्च सम्मान की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। संजय कुमार ने मुस्कुराते हुए बताया कि युद्ध में मेरी टांग में 2 गोलियां लगी थी, इसलिए मैं घर छुट्टी चलाया। शाम के समय टीवी चैनल पर समाचारों में बताया गया कि इस युद्ध में शहीद हुए जवानों सहित अन्य जवानों को पुरस्कार से नवाजा जाएगा। उन समाचारों में बहादुर शहीदों और घायलों के नाम लिए गए, जिनमें संजय कुमार भी बताया गया। मैंने सोचा कि शायद पता नहीं कौन होगा और मैं फिर सो गया। बड़े गर्व का विषय है कि हम उस शख्सियत की बात कर रहे हैं जो शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो पूरे हमारे भारतवर्ष 130 करोड़ की आबादी के जो रियल हीरो हैं। और हमें भी यह गर्व है कि हम उस पंचायत से आते हैं जहां पे हमारे छोटे भाई संजय, जो परमवीर चक्र जिन्हें प्राप्त हुआ था 99 कारगिल युद्ध में, हम उस क्षेत्र से आते हैं, उस गांव से आते हैं। हमारे लिए गर्व का विषय है, वो पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी प्रदेश के उन तमाम वीरों को सलाम करता है जो मातृभूमि की रक्षा के लिए दिन रात सरहदों पर पहरा दे रहे हैं। फिर मिलेंगे एक और रणबांकुरे की विजय गाथा को लेकर। भारत माता की जय, भारत माता की जय।